नमस्कार, मैं चित्रलेखा स्वागत करती हूँ आपका अपनी आज की क्लास में। वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। रैडक्लिफ ब्राउन के मैंने आपको बताया था, हमने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए। लास्ट में 2 कॉन्सेप्ट बचे थे रैडक्लिफ ब्राउन के, एक नातेदारी, एक मातुल्य। कि उन्होंने नातेदारी पर क्या कहा, मातुल्य पर क्या कहा। आफ्टर दैट हम उनकी बुक लिखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बुक उनकी, और उसके बाद हम नेक्स्ट थिंकर करेंगे। चलिए तो हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग जो डालनी है हमें वो है नातेदारी, किनशिप। नातेदारी यानी किनशिप। चलिए तो इसमें लिखना है आपको, रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार या फिर ब्राउन के अनुसार नातेदारी का मतलब होता है एक तरीके से रिश्तेदारी। अब बस हमें यह जानना है कि ब्राउन के विचार इस पर क्या है। ब्राउन ने रिश्तेदारी के दुर्खिमियन विश्लेषण में काफी संभावनाएं देखी। ब्राउन ने रिश्तेदारी के दुर्खिमियन यानी जो दरखाइम ने दुर्खिमियन विश्लेषण में काफी संभावनाएं देखी। नातेदारी व्यवस्था को सामाजिक अंतःक्रिया के लिए एक अलिखित संविधान के रूप में समझा जाता है। यह छोटे पैमानों के समाजों में सामाजिक संगठन को समझने की एक प्रमुख संस्था है। बस इतना ही लिखना है, तब समझ लीजिए एक्चुअल में है क्या। देखो, जैसे ये मान लो कोई मंगलू है और भाई ये मंगलू की वाइफ है, ठीक है। अब जब ये मंगलू अपनी वाइफ के घर जाता है जमाई बनकर, तो इसकी पूरी खातिरदारी होती है। भाई साहब, जमाई जी के लिए पानी आ रहा है, उनके लिए खटिया बिछाई जा रही है, सब जय जैन साहब। जैसे पंचायती इसमें नहीं होता, पंचायत अगर आपने वेब सीरीज देखी हो, उसमें जमाई जी के अलग ही जलवे हैं कि सचिव जी आए हैं, सचिव जी की पन्नी जो थी चेयर की फाड़ कर उस पर बैठा गया, पर सचिव जी भी मना नहीं कर पा रहे। क्यों? जमाई बाबू हैं गांव के, रेस्पेक्ट तो होगी ही। तो बात यही की जा रही है कि अब देखते हैं ब्राउन ने कहा है इसमें कि जो रिश्तेदारी के, उन्होंने देखा कि दुर्खिम ने भी इसका दुर्खिम ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसमें काफी संभावनाएं देखी कि इसका विश्लेषण एनालिसिस कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो नातेदारी व्यवस्था है ना, सामाजिक इंटरेक्शन है, कि भाई मंगलू जाएगा अपनी वाइफ के घर तो क्या होगा, इस लड़के का इस घर पे जाने पर इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया होगी। भाई ये जाएगा अपनी सास से बात करेगा, ससुर से, सालों से बात करेगा, तो ये क्या है, ये एक सामाजिक अंतःक्रिया है। और सास ससुर साले इसकी इतनी सेवा करते हैं कि भाई ये भी नहीं कहते जमाई बाबू आप इधर से उठकर इधर बैठ जाइए, जमाई बाबू एसी वाले कमरे में सोएंगे, भले ही वो सबको गाली दे रहे हो। तो कह रहे हैं एक अलिखित संविधान है कि भाई जिस प्रकार व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की रिश्तेदारी में इज्जत करता है, रेस्पेक्ट करता है, वो क्या है, वो एक तरीके से कर्तव्य है। तो वो एक अलिखित संविधान है जिसे हम समाज में देख सकते हैं कि जिस समाज में हमें किसी समाज को जानना है तो उस समाज की नातेदारी व्यवस्था से भी हम जान सकते हैं कि ये समाज कैसा रहा होगा। यानी जिस समाज में जमाई की ज्यादा इज्जत की जा रही है, सिंपल सी बात है, वो पितृसत्तात्मक समाज है। वहां पर लड़की के मूल्य जो है, वैल्यू जो है, लड़की की वैल्यू कम है, लड़के की वैल्यू उच्च है, तभी उसे भगवान स्वरूप माना जा रहा है। ये कैसे पता चला? जब हमने मंगरू को देखा संयोगिता के घर जाकर कि भाई मंगरू की सेवा की जा रही है और संयोगिता बेचारी, इसको कोई पूछ नहीं रहा, जबकि बेटी कौन है उस घर की? संयोगिता है। तो ये हम कैसे जान सकते हैं? एनालिसिस करके समाज में। कैसे? कि भाई वो अंतःक्रिया करते हैं समाज में, नातेदारी व्यवस्था, यही कहा गया है। जो छोटे समाज होते हैं, जाति व्यवस्था में हम ले सकते हैं, एक समाज में हम एक जाति भी ले सकते हैं, एक घर भी ले सकते हैं, एक संस्थान भी ले सकते हैं, एक देश भी ले सकते हैं, एक विश्व भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा एनालिसिस करने का क्षेत्र कितना बड़ा है।
इसमें लिखा है यह छोटे पैमाने के समाजों में सामाजिक संगठन को समझने की एक प्रमुख संस्था है। कि अगर हम नातेदारी व्यवस्था को अगर हम समझ गए तो समझ सकते हैं हम कि वो सामाजिक संगठन कैसा है, क्या क्या उसमें रीति रिवाज है और क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसके प्रकार्य हैं, समाज में उसकी क्या क्या भूमिकाएं हैं। ये हम उन लोगों की जो नातेदारी व्यवस्था है ना, एक दूसरे से जो संबंध है, उनसे हम समझ सकते हैं। ये कहा है रैडक्लिफ ब्राउन ने। नेक्स्ट लिखना नहीं है, समझ लो, मैं सिर्फ बोल रही हूँ। नातेदारी को एक अंतरनिर्भर संगठित रूप से एकीकृत लेकिन अमूर्त इकाई के इंजन में देखा गया है। ये कह रहे हैं कि जो नातेदारी व्यवस्था है ना, इसे हम अमूर्त रूप में देख सकते हैं। मतलब हम ये नहीं देख सकते कि भाई संयोगिता और इसके संयोगिता का जो मंगरू है, इसके घर जाने पर जो इसकी खातिरदारी व्यवस्था हो रही है वो इनकी भावनाएं हैं, इसके पेरेंट्स की रेस्पेक्ट कर रहा है समाज। हम ये नहीं देख सकते कि भाई जमाई बाबू को एसी वाला कमरे में दिया जा रहा है, उनके पैर दबाए जा रहे हैं। एक तरीके से ये उनकी फीलिंग्स है, हम छू के नहीं देख सकते कि वो सम्मान कितना कर रहे हैं, कि 5% सम्मान कर रहे हैं, 10% सम्मान कर रहे हैं। अमूर्त चीज है यह एक, इनके अनुसार, जिसे सामाजिक संरचना कहा जाता है। रैडक्लिफ ब्राउन ने नातेदारी का महत्व इसके मूल में नहीं बल्कि समकालीन समाज के अर्थ में था। इन्होंने कहा नातेदारी व्यवस्था भी समाज के साथ साथ बदलती है। कि भाई आदिम समाज में तो ऐसा नहीं रहा होगा ना कि जमाई बाबू की सारी इज्जत जमाई बाबू की हो रही है, तो यहाँ पर जिस प्रकार का समाज होगा उसी प्रकार की नातेदारी व्यवस्था होगी। ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि भाई जैसा समाज बदला, आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, लड़का लड़की दोनों पढ़े लिखे हो रहे हैं, इक्वली ट्रीट होता है। तो बहुत से समाज इतने मॉडर्न हो गए कि वहाँ पर जब बेटा आता है और जब उनकी बेटी आती है तो वो जमाई को बेटे की तरह ट्रीट करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, तुम दोनों जाकर, अगर पेरेंट्स बूढ़े हैं कि तुम दोनों जाकर खाना बना लो, जमाई भी खाना बना रहा है, बेटी भी खाना बना रही है। तो ये कैसे समाज चेंज हुआ, नातेदारी रिश्तेदारी व्यवस्था चेंज हो गई। लेकिन अगर हम रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक समाज में जाएंगे तो आज भी क्या प्रायोरिटी किसे, जमाई बाबू को दी जाएगी, डाउन हमेशा अपनी बेटी को रखा जाएगा, भले ही वो पढ़ी लिखी ज्यादा क्यों ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिएगा। रैडक्लिफ ब्राउन ने अध्ययन किया कि, ये नोट करना है आपको, इसमें टोटमवाद आएगा एक्चुअली और उनकी एक बुक आएगी, लिखिए। ब्राउन ने अध्ययन किया कि कैसे इन आदिम समाजों को एकीकृत किया गया, और किन सामाजिक संरचनाओं ने उन्हें समग्र रूप से एक साथ बांधा। पूर्ण विराम, इसी में कंटिन्यू करके लिखना है। ब्राउन ने कुलदेवता के दो सिद्धांत रखे। एक विषय पर उनका पहला पेपर, दो सिद्धांत में पहले सिद्धांत की बात हो रही है। एक विषय पर उनका पहला पेपर द सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टोटलिज्म, सोशियोलिज्म। The socialism theory of totemism. The socialism theory of totemism. The socialism theory of totemism. ठीक है, शीर्षक से था, यानी उन्होंने जो पहला पत्र लिखा या पहला उन्होंने क्या पेपर लिखा, अपना एक तरीके से आर्टिकल लिखा, तो उसका जो शीर्षक था, हेडिंग ये थी, द सोशलिज्म थ्योरी ऑफ टोटेमिज्म। उनका मानना था कि जो टोटेमिज्म, अभी बताते हैं, फिर कहेंगे कि मैम आप बीच में समझाने लगती हैं। इसमें लिखिए शीर्षक था, और 1929 में जावा में एक सम्मेलन में दिया गया था, और 1929 में जावा आपको पता है सुमात्रा, जावा ये क्या है, द्वीपीय देश है, और जावा में एक सम्मेलन में दिया गया था,
दिया गया था। ठीक है, चलिए लिख लिया आपने। अब समझो क्या कहा है। रेडक्लिफ ब्राउन का कहना था कि जब समाज आदिम समाज था ना, आदिम समाज का मतलब भाई ये मंगरू था, ये मंगरू की वाइफ थी, और मंगरू की वाइफ और बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, अन्य लोग थे। ये लोग जंगलों में रहते थे, गुफाओं में सोते थे, शिकार करते थे, समूह में रहते थे एक तरीके से। अब ये कह रहे हैं कि ये आदिम समाज था जब इंसान जानवरों की भांति था, सिर्फ अपनी आवश्यकता पूर्ति करता था, जीवन जी रहा था। ऐसा इन समाज में क्या क्या घटनाएं हुई कि जो ये एक समाज ना पूरा जुड़ा रहा, कि भाई पहले एक छोटा समूह बना, फिर दूसरे मेंबर्स में पैदा हुए, कुछ लोग बाहर से एंटर हुए, पूरा ग्रुप बन गया, एक यूनिटी बनी रही और धीरे धीरे समाज डेवलप होता चला गया। तो उसके उन्होंने दो सिद्धांत बताए कि भाई दो कारण थे। पहला कारण था टोटेमिज्म। टोटेमिज्म क्या था? टोटम में क्या होता है, जैसे आपने सुना है ना टोटका, टोटका एक अलग है। टोटेमिज्म में क्या होता है, विश्वास किया जाता है प्राकृतिक वस्तुओं पे, कि या तो कोई प्राकृतिक पेड़ मान लिया जाएगा, या मान लिया जाएगा कोई प्राकृतिक एक स्थान, कि भाई ये पत्थर है, ये यहाँ पर ये गुफा है जो हमारे ईश्वर की है, ये जो पौधा है इससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारे पूर्वज इस पेड़ पर रहे होंगे, या हमारे पूर्वजों का इस पेड़ से कुछ खास लगाव था। तो वो टोटेमिज्म के तहत एक कुल देवता मान लेता है पूरा समूह। तो पूरा समूह जब भी शिकार करके आएगा, सबसे पहले बलि या फिर जो भी कुछ वे मांस या कुछ भी खाएंगे, फल फ्रूट, पहले उस पेड़ पर चढ़ाएंगे, कि भाई ये क्या है, हमारा विश्वास है कि अगर हम इस पेड़ पर ये फ्रूट या ये मांस चढ़ा रहे हैं तो जो हम शिकार करके लाए हैं अब ये हमारे परिवार को नुकसान नहीं करेगा, और आने वाले समय में जब हम दूसरा शिकार करने जाएंगे तो हमारे समूह से कोई व्यक्ति नहीं मरेगा, क्योंकि हम पहले आकर चढ़ावा देते हैं किसे, उस पेड़ को या उस गुफा पर। ये कहने का मतलब टोटेमिज्म का ये है। ठीक है, अब देखो सुन लीजिए, अगर मुझे जरूरी लगा तब मैं लिखवाऊंगी इसे। उन्होंने बताया, किसने बताया? रेडक्लिफ ब्राउन ने बताया, कैसे ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों ने दुनिया और लोगों को विभिन्न सामाजिक समूहों के सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया। वह दुर्खिम से सहमत थे कि कुल देवता का कार्य कबीले की एकजुटता व्यक्त करना है, जो मैंने आपको समझाया कि भाई कुल देवता, जैसे उन्होंने उस पेड़ को मान लिया या किसी स्थान को मान लिया, उसका क्या कार्य है कि पूरा कबीला, पूरा समूह एकजुट रहेगा। रेडक्लिफ ब्राउन के लिए कुल देवता प्रकृति के प्रकृतिवाद का एक विशेष विकास था। एक समूह ने उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्रजाति को चुना, क्योंकि वह प्रजाति पहले से अनुष्ठानिक महत्व की थी। यही बताया गया है, इसमें ज्यादा इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कुल देवता पर उनका दूसरा निबंध, ये नोट करिए। अब उन्होंने दूसरा सिद्धांत क्या कही है? अच्छा, एक कुल देवता आज भी देखे जाते हैं गाँव में। कुल देवता पर उनका दूसरा निबंध, कुल देवता पर उनका दूसरा निबंध सामाजिक नरविज्ञान में, सामाजिक खुद लिख लेना, नरविज्ञान में तुलनात्मक विधि, सामाजिक नरविज्ञान में तुलनात्मक विधि, सामाजिक नरविज्ञान में तुलनात्मक विधि शीर्षक से 1951 में, ये क्या था, सामाजिक नरविज्ञान तुलनात्मक विधि 1951 में, ये दूसरे निबंध का उन्होंने क्या बनाया, शीर्षक बनाया, टाइटल। शीर्षक से 1991 में सार्वजनिक व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत किया था, सार्वजनिक व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत किया था। सार्वजनिक व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत किया था। इसी में कंटिन्यू करके लिखना है, पूर्ण विराम लगाकर। यह दूसरा सिद्धांत न केवल इस बारे में था, यह दूसरा सिद्धांत न केवल इस बारे में था
कि कैसे आदिवासियों ने लोगों को सामाजिक समूहों के सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया। कि कैसे आदिवासियों ने लोगों को सामाजिक समूहों के सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया, बल्कि यह भी बताया कि उन्होंने जानवरों को कैसे वर्गीकृत किया। बल्कि के बाद एक वर्ड रह गया, सदस्य प्रजाति। बल्कि सदस्य प्रजाति में यह भी बताया कि उन्होंने जानवरों को कैसे वर्गीकृत किया। दूसरे निबंध में ये बता रहे हैं कुल मिलाकर कि भाई जैसे आदिम समाज है ना, तो ये आदिम समाज एक समूह ये है, एक समूह ये है, एक समूह ये है, तो ये सब को ना डिवाइड कर दिया गया कि भाई इनका जो कुल देवता होगा वो होगा शेर, इनका जो कुल देवता होगा वो होगा नीम का पेड़, इनका जो कुल देवता होगी वो होगी गुफा। अब इसको ना डिवाइड कर दिया गया कि भाई ये शेर समूह, ये नीम समूह, ये गुफा समूह, ये इनके कुल देवता भी डिवाइड कर दिए और समूह में भी डिवाइड कर दिया। एक तरीके से जैसे जाति व्यवस्था है ना, तो ये उनकी क्या थी, ये उनके कुल देवता के हिसाब से, देवताओं के हिसाब से समूह बन गए और उन देवताओं के नाम पर ही उन समूह के नाम पड़े, ये कहा जा रहा है। एग्जाम्पल सुन लो, इसमें एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल के लिए चील और कौवा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में मोआओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने सवाल किया कि चील और कौवे को क्यों चुना गया, यह भी चील और कौवे के बीच प्रतीकात्मक संबंध क्या था। मतलब कुल मिलाकर कहा कि भाई दो समूह बने, एक ने अपना कुल देवता चील को मान लिया, एक ने कौवे को मान लिया। अच्छा, चील और कौवा ही क्यों चुने गए, क्योंकि ये दोनों मांस खाने वाले पक्षी हैं, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो इतना ही जानना था इसमें कि भाई क्या होता है, मैंने बता दिया कि भाई समूहों को डिवाइड किया गया उनके कुल देवता के हिसाब से। नेक्स्ट हेडिंग डालिए अब, मातुले। मातुले, मातुले evacuate, C-U-L-A-T, A-V-U-N-C-U-L-A-T, evacuate, A-V-U-N-C-U-L-A-T, evacuate, मातुले। ये हेडिंग डालिए, इसमें 2 लाइन लिख लीजिए, उसके बाद में समझाती हूँ है क्या। इवेंकुलेट या फिर मातुले, जिसे कभी कभी इवेंकुलिज्म या इवेंकुलिज्म इसे कभी कभी इवनकुलिज्म और इवंकुलिज्म, दो शब्द हैं, ये सेम ही है, बस यहां पर न नहीं आएगा। इसे कभी कभी इवनकुलिज्म या फिर इवुक्लिज्म कहा जाता है। इवनकुलिज्म या इविकुलिज्म। कोई भी सामाजिक संस्था है, समाज नहीं, सामाजिक संस्था, कोई भी सामाजिक संस्था है जहां एक मामा और उसकी बहनों के बच्चों के बीच एक विशेष संबंध मौजूद होता है। जहां एक मामा और उसकी बहनों के बच्चों के बीच एक विशेष संबंध मौजूद होता है। यह संबंध समाज के आधार पर औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है। देखो, यही था इसमें। आपने मुस्लिम समाज में देखा होगा, मुस्लिम समाज में क्या होता है, चाचा के बच्चे से, मामा के, बुआ के बच्चों में यहाँ से शादी हो जाती है। तो मातुले का ब्राउन, मतलब यहाँ पर ब्राउन के अनुसार क्या है कि भाई जो मामा होता है ना और उसकी जो बहन होती है, पहले क्या करता है, एक परिवार अपनी बेटी की शादी दूसरे परिवार में कर देता है, फिर
उसका मामा यानी उस लड़की का बहन जो होता है वो अपनी बहन की बेटी से शादी करता है। यानी इसमें माना जाता है एक बेटी दी हमने और दूसरी बेटी लेकर आ गए, खून का रिश्ता, एक तरीके से अदला बदली हो गई खून की। तो ये कह रहे हैं ब्राउन कि रेडक्लिफ ब्राउन की यही मातुले है इनके अनुसार, जिसमें एक मामा का उसकी बहन के बच्चों से जो संबंध होता है। और किसी समाज में तो यह औपचारिक हो सकता है, मतलब ऑफिशियल अच्छा माना जा सकता है, जैसे इस्लाम में, मुस्लिम समाज में यह अच्छा है, औपचारिक है, जबकि हिंदू समाज में से पाप माना जाता है, यह अनौपचारिक संबंध है। यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इनकी ना पहले बुक लिख लीजिए। मैंने लिखाई थी क्या इनकी बुक? एक सेकेंड, नहीं बुक नहीं लिखा है इनकी, तो सबसे पहले इनकी बुक लिख लीजिए। इनकी पहली बुक है 1912 की, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटिव ट्राइब, 1912 की है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटिव ट्राइब, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटिव ट्राइब in part of Western Australia, in part of Western Australia. इन पार्ट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट बुक लिखिए, 1913 की है, द ट्राइब्स ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, द ट्राइब्स ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। द ट्राइब्स ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट बुक लिखना है इनकी 1922 की, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इस पर स्टार लगा लेना। बुक का नाम लिखिएगा, द अंडमान आइसलैंडर, द अंडमान द्वीप समूह। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बुक है 1931 की, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब, 1931 की है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब। सॉरी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स। नेक्स्ट लिखना है इनकी बुक 1940 की, ऑन जोकिंग रिलेशनशिप, 1940 की है, ऑन जोकिंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट बुक लिखिएगा 1948 की है इनकी, ए नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी, 1948 की है, 1948 की है इनकी बुक, ए नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी। ए नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी। एक इनकी नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण बुक है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, 1952 की है, इस पर भी स्टार लगा लो। 1952 की बुक का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रीमिटिव सोसाइटी।
स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रीमिटिव सोसाइटी। चलिए इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अब हम नेक्स्ट थिंकर की ओर। जो हमारे नेक्स्ट थिंकर हैं वो है टैलकट पार्सन। चलिए तो हमारे नेक्स्ट थिंकर है पार्सन्स, टैलकट पार्सन्स। सबसे पहले एक लाइन लिखिए, इनके जन्म के बारे में लिख लेते हैं। टैलकट पार्सन 13 दिसंबर 1902, 13 दिसंबर 1902 से कब तक? 8 मई 1979 तक एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे, यानी अमेरिका में जन्म हुआ था इनका। अमेरिकी सोशियोलॉजिस्ट थे, समाजशास्त्री थे। तेरह दिसंबर 1902 से 8 मई 1979 तक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। टैलकट पार्सन की बात हो रही है, ठीक है। अब सबसे पहले ना एक काम करो, इनकी ना कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिख लो, फिर मैं इनकी कॉन्सेप्ट लिखवा दूंगी। इनके कॉन्सेप्ट क्या है, तो इनकी कुछ लगभग 5 बुक हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बुक लिखो द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, 1937। 1937 की है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। नेक्स्ट बुक लिखनी है द सोशल सिस्टम, 1951। द सोशल सिस्टम। नेक्स्ट बुक लिखनी है सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी ये किस ईयर की है, ये लिख लीजिएगा 1971। नेक्स्ट बुक लिखिएगा इनकी द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज, 1977 की द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज। और अंतिम बुक है इनकी 1977 की है भी, सोशल सिस्टम एंड द इवोल्यूशन ऑफ एक्शन थ्योरी, 1977 की है। लिखिएगा सोशल सिस्टम एंड द इवोल्यूशन ऑफ एक्शन थ्योरी, द इवोल्यूशन ऑफ एक्शन थ्योरी। ये बुक नोट कर लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले इन्होंने ना 5 कॉन्सेप्ट दिए हैं, वो 5 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहले ना उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले लिखिए इनकी महत्वपूर्ण अवधारणाएं। अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, अब हम ये जानेंगे। सबसे पहले लिखिएगा सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत।
दूसरी लिखिएगा सामाजिक व्यवस्था। नेक्स्ट लिखिएगा AGIL मॉडल। ये हम सभी पढ़ेंगे अभी आने वाले टाइम में, AGIL मॉडल। नेक्स्ट लिखिएगा पैटर्न चर, पैटर्न चर। और अंतिम लिखिएगा जो इनका लास्ट सिद्धांत है वो है रुग्ण भूमिका की अवधारणा, रुग्ण भूमिका की अवधारणा या रुग्ण भूमिका का कॉन्सेप्ट, अवधारणा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब देखो था क्या, पार्सन्स ना बहुत सी चीज़ों में दुर्खाइम से प्रभावित थे और कहीं ना कहीं उनकी जो रिसर्च थी हमें देखने को मिलता है वो दुर्खाइम से मिलती जुलती थी, वो एग्री करते हैं दुर्खाइम से। दुर्खाइम, पार्सन और मर्टन, ये तीन थिंकर ऐसे हुए हैं जिन्होंने केंद्र में समाज को रखा। इन्होंने हर चीज़ को महत्व किसे दिया? समाज को दिया। तो पार्सन्स क्या चाहते हैं? पार्सन्स चाहते हैं कि वो एक ऐसी थ्योरी दें कि जो सभी थिंकर्स ने जो मेन बात कही ना, उनको सबको इंट्रीगेट कर दें, कि भाई उन सबको जोड़ के पूर्ण एक तरीके से कंप्लीट अवधारणा कॉन्सेप्ट दें। लेकिन वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने प्रयास किया। सबसे पहले हम ये जानेंगे, इन्होंने केंद्र में रखा समाज को। अब हम सारी चीज जो पढ़ेंगे, समाज में क्या हो रहा है, समाज किस प्रकार कार्य करता है, समाज की अच्छाई क्या है, यही चीज हम देखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इनका ध्यान रखिएगा। इन्होंने समाज की केंद्रीय विशेषता, इन्होंने कहा कि जो समाज की केंद्रीय विशेषता है ना, वो है सिस्टम। एल्विस भाई वाला सिस्टम नहीं, व्यवस्था की बात हो रही है। सिस्टम खुद एक व्यवस्था क्या है? एक गुण है जिसके द्वारा समाज अपनी आवश्यकता पूर्ति करता है। आवश्यकता पूर्ति की, अगर समाज को मंदिर की जरूरत है, धर्म की जरूरत है, धर्म बनेगा। राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है, राजनीतिक व्यवस्था बनेगी। परिवार की जरूरत है तो परिवार का निर्माण होगा। अपनी आवश्यकता पूर्ति करता है अपने अंग बनाकर, और वो जो उनके अंग होते हैं वो कार्य करते हैं, निरंतर कार्य करते हैं, सामाजिक क्रिया कहलाए। जब वो अंग कार्य करेंगे वो क्या कहलाएगा? सामाजिक क्रिया। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हेडिंग डालो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। सबसे पहले हेडिंग है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। पहले इसे लिख लो, फिर मैं इसे समझाती हूं आपको। ठीक है, पहले इसे लिख लो, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। जब 4 स्थितियां होती हैं सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में, सबसे पहले आपको लिखना है, जब 4 स्थितियां होती हैं तो व्यवहार क्रिया बन जाता है। जब 4 स्थितियां होती हैं तो व्यवहार क्रिया बन जाता है। पहला पॉइंट लिखना है आपको, यह लक्ष्यों या अन्य प्रत्याशित मामलों, यह लक्ष्यों या अन्य प्रत्याशित मामलों, यह लक्ष्यों या अन्य प्रत्याशित मामलों की प्राप्ति के लिए उन्मुख होता है। कौन? सामाजिक क्रिया की बात हो रही है। यह लक्ष्यों या अन्य प्रत्याशित मामलों की प्राप्ति के लिए उन्मुख होता है। टेंशन मतलब मैं भी समझाऊंगी क्या किस्सा क्या है। दूसरा, यह स्थितियों में होता है। दूसरा, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए इसका, बी पॉइंट या सेकंड पॉइंट, यह स्थितियों में होता है। यह स्थितियों में होता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इसे समाज के मानदंडों और मूल्यों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
इसे समाज के मानदंडों और मूल्यों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसे समाज के मानदंडों और मूल्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा, फोर्थ पॉइंट लिखना है। इसमें ऊर्जा या प्रेरणा का प्रयास का निवेश शामिल है। इसमें ऊर्जा या प्रेरणा, ये फोर्थ पॉइंट है। इसमें ऊर्जा या प्रेरणा या प्रयास, तीन शब्द आएंगे, ऊर्जा, प्रेरणा या प्रयास। ऊर्जा या फिर प्रेरणा या फिर प्रयास का निवेश शामिल है, का निवेश शामिल है। ठीक है, अब ये चार चीज आपने लिख ली। अब इसको समझो, ध्यान से समझिएगा, फिर मैं पूछूंगी, अच्छा जिसने नहीं बताया ना फिर देखना। ठीक है, मान लो ये एक क्या है, एक गांव है जिसका नाम है चांदपुर। गांव का नाम है चांदपुर, या कुछ भी अपनी तरफ से आप जो आपको गांव अच्छा लगे वो गांव का नाम रख सकते हैं। इस गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम है गोभी चोर। ये कौन है? गोभी चोर। अब हम इस लड़के की कहानी जानते हैं कि भाई इस लड़के का नाम गोभी चोर क्यों पड़ा। हम मान लेते हैं जो ये गांव है चांदपुर, ये पूरा एक समाज है। हम इस गांव का अध्ययन कर रहे हैं। ये गांव हमने मान लिया समाज है, और इसमें ये लड़का है जिसका नाम है गोभी चोर। ठीक है, अब देखो, सामाजिक कहा गया है कि जब चार स्थितियां होती हैं तो व्यवहार क्रिया बन जाता है। चार स्थितियां बताई कि जब चार स्थितियां होती है व्यवहार क्रिया बन जाता है। दो शब्द आए, एक व्यवहार और एक क्रिया। व्यवहार था एक लड़के का, इस गोभी चोर का व्यवहार मान लो कैसा था। इस बचपन से ही ये इस चांदपुर गांव में ऐसा पला बढ़ा कि जहां पर गैंगस्टर होते थे, छपरी गैंगस्टर जो पिस्टल लगाकर घूमते थे, ए भाई क्या बोलता तू, ड्रेसअप ऐसी करते थे, ब्लेड मुंह में रखते थे, कॉलर मतलब यहाँ पर रुमाल बांधते थे, छपरी गैंग वाला। ठीक है, तो अब ये बच्चा देख देख के बड़ा हो रहा है कि भाई इस गाँव में अच्छा डरते भी लोग उनसे ही हैं जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। तो ये बच्चा क्या देखता है कि ओहो, अगर मेरे पास पिस्टल हो, मैं रुमाल रखूंगा तो मैं भी ऐसा कूल लगूंगा और मैं भी ऐसा बन जाऊंगा। तो ये बच्चा अपने आप का, इसका बचपन से ही नेचर कैसा रहा है? चिड़चिड़ा। यानी चिड़चिड़ा का मतलब एक तरीके से अग्रेसिव नेचर, किसी कोई कुछ कहता था एकदम तिनक्कर पड़ जाता था गुस्से में, ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, बचपन से ही। तो जब इसने देखा, हमने देखा कि भाई इस बच्चे का ना बचपन से ही व्यवहार कैसा है, अग्रेसिव है। लेकिन किसने कहा? इसने कहा, किसकी बात हो रही है? पार्सन्स ने कहा कि जब चार कंडीशन होंगी तो जो इस बच्चे का व्यवहार है ना, मान लो अग्रेसिव नेचर है, वो इसकी क्रिया बन जाएंगी। क्रिया का मतलब एक्शन। अभी तो सिर्फ नेचर है कि भाई ये सिर्फ क्या करता है, दूसरों से चिढ़ता है, दूसरों को धमकाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब अगर ये चार स्थितियां इसके सामने आ गई ना, वो क्रिया ही इस प्रकार की करने लगेगा। यानी ये गोभी चोर कब बनेगा, गैंगस्टर कब बनेगा? इसका व्यवहार तो है अग्रेसिव, लेकिन यह सिर्फ व्यवहार है। अगर ये चार स्थितियां आ गई जो मैंने लिखवाई है तो यह गैंगस्टर बन जाएगा, गोभी चोर बन जाएगा। चार स्थितियां कौन कौन सी हैं? पहली स्थिति है, यह लक्ष्यों या अन्य प्रत्याशित मामलों के लिए उन्मुख होता है। इस बच्चे ने देखा कि जो बाकी के गैंगस्टर हैं उनसे लोग डरते हैं, उनसे जो लोग दुकान पे जाता है, दुकान वाले पैसे नहीं लेते, पुलिस वाले उन्हें सलाम करते हैं। तो इसने एक लक्ष्य निर्धारित किया। लक्ष्य क्या निर्धारित किया? कि इस गोभी चोर को कैसा बनना है? बल्लू भाई जैसा बनना है। इसने लक्ष्य बनाया कि बल्लू भाई से पुलिस भी नहीं डरती, मुझे एक लक्ष्य बना लिया कि मुझे बड़ा होकर क्या बनना है? बल्लू भाई जैसा बनना है। तो अब ये बचपन से ही सारी हरकतें कैसी करेगा? बल्लू भाई जैसी, कि कुछ भी करना है बल्लू भाई जैसा बनना है। तो इसने एक लक्ष्य निर्धारित किया। तो इन चार में से पहला क्या हुआ? लक्ष्य निर्धारित। लक्ष्य में इसने क्या रखा कि मुझे लक्ष्य क्या करना है? बल्लू भाई, कि भाई मुझे बल्लू भाई जैसा बनना है। दूसरा देखो, यह स्थितियों में होता है। स्थितियों का मतलब
कि इस बच्चे को ना कोई समझाने वाला नहीं था। इसके जो थे माता पिता मर गए थे, नहीं रहे, इसे चाचा चाची पाल रहे थे, दादा दादी, जो इस पर ध्यान नहीं देते थे, इसे बेचारे को खाने के लिए भी नहीं देते थे, घर में बहुत गरीबी थी इनके। तो स्थितियां, सिचुएशन ऐसी बनी। दूसरी स्थिति कैसी थी? गरीबी की हालत थी, घर में माता पिता थे नहीं, तो कोई दिशा निर्देश देने वाला या समझाने वाला भी नहीं था। दो स्थिति होगी, एक लक्ष्य होगा, एक स्थिति होगी। तीसरा पॉइंट देखो, इसे समाज के मानदंडों और मूल्यों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कहा गया है कि जो व्यवहार है ये क्या कर रहा है? लक्ष्य इसने बल्लू जैसा गरीबी। तीसरा, समाज इसे मानदंडों और मूल्यों द्वारा अब इसे बेचारे को, कोई भी व्यक्ति होगा, अगर इसके दादा दादी या माता पिता होते तो अच्छी तरह समझाते कि भाई जो तुम सोच रहे हो ना बल्लू भाई जैसा बनना, ये भी से तुम ये पहन लेते हो, गले में ब्लेड रखते हो, ये गलत है। अब इस बेचारे को कोई समझाने वाला नहीं था, ये सिर्फ बल्लू भाई से प्रभावित होता था। बल्लू भाई से मिलने जाता था तो वो लोग इसे जाके रोज तम्बाकू दे देते थे, बीड़ी दे देते कि जाओ दुकान पे से हमारे लिए लेके आओ, तुम्हें फ्री में समोसा मिलेगा। तो इसके अंदर जो बच्चे के वैल्यूज इनबिल्ड हो रही थी, वैल्यूज का मतलब होता है एक तरीके से हमारे गुण जो हमें हमारी परवरिश में मिलते हैं। तो इसे वैल्यूज कैसी मिल रही थी? वैल्यूज दो तरह की होती हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। तो इस बच्चे को जो वैल्यूज मिली, नकारात्मक मिली। अच्छा, अगर इसे सकारात्मक वैल्यूज मिलती तो यह समझ जाता कि जो बल्लू भाई मुझे समोसा देते हैं, तम्बाकू बीड़ी देते हैं, ये गलत है, क्योंकि इसके दादा दादी या पेरेंट्स इसे समझाते। लेकिन जो पेरेंट्स थे नहीं, दादा दादी ज्यादा बुजुर्ग हो गए थे, चाचा चाची समझाते नहीं थे, तो इसके अंदर क्या हुआ? वैल्यूज भी जो आए गलत ही आए। 3 कंडीशन होगी। चौथी कि यह ऊर्जा, प्रेरणा या प्रयास का निवेश शामिल है। अब इसने देखा कि भाई एक दिन इसने ना बल्लू भाई से गन लेकर एक दुकान पर गया, उससे कहा हाँ भाई 5 किलो दाल, 5 किलो चीनी, 5 किलो आटा दे दे। भाई उसने बेचारे ने, सामने वाले ने डर की वजह से कि भाई गोली मार देगा बच्चा, उसने दे दिए। अब ये अपने चाचा चाची को ला कर देता है। चाचा चाची बड़े खुश कि भाई चलो, घर में खाने के लिए नहीं था, ये ले आया। तो अब इस बच्चे को क्या मिला? इसने प्रयास किया एक बार, अब इसे ऊर्जा मिली अंदर से कि भाई चाचा चाची तो बड़े खुश हैं, इन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं, ये तो मुझे और अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या बात है। तो अगली बार वो क्या करेगा, वो बच्चा गोभी चोर, कि इस बार तो 5 किलो लेके आया हूँ, अगली बार 10 किलो लेके आऊंगा। ये इसका उद्देश्य बन जाता है। तो ये इसे मोटिवेट क्या कर रहा है? प्रेरणा क्या कर रहा है इसे? इसने एक बार प्रयास किया, अब इसके अंदर ऊर्जा आ गई कि अब मैं दूसरी बार करूंगा। तो ये गोभी चोर बन जाएगा 4 स्थितियों में। जब इसे प्रेरणा, ऊर्जा मिलेगी, इसे लक्ष्य मिलेगा, इसकी स्थिति ऐसी होंगी और इसकी वैल्यूज कैसी होंगी। ये पॉजिटिव भी हो सकता है। अच्छा, ये गोभी चोर भी बन सकता है। ये मैंने उदाहरण नकारात्मक दिया। वहीं अगर आप पॉजिटिव उदाहरण लो इसका, कोई बच्ची है जो बचपन से आईएएस बनने का ख्वाब देख रही है। क्यों देख रही है? कि भाई उसकी जो बुआ की लड़की थी वो आईएएस बन गई, तो उस बच्ची ने एक लक्ष्य निर्धारित किया आईएएस बनने का। उसके घर में स्थितियां ऐसी थी कि जब बुआ की बेटी बन गई थी तो सब कह रहे थे कि ये बच्ची भी बन जाएगी, पढ़ने में अच्छी है, तो उन्होंने उसे भी पढ़ाया। तीसरी, उस बच्ची को उसके पेरेंट्स बचपन से ही कह रहे थे तो कि तुम अपनी बहन से सीखो, वो कितनी अच्छी पढ़ती है, देखो उसे जानो, तो उसकी जो वैल्यूज थी वो भी अच्छी थी। तीसरी सिचुएशन। चौथी सिचुएशन क्या? वो अपनी बहन की एक दिन ऑफिस चली गई, उसने देखा कि दीदी की तो सब रेस्पेक्ट करते हैं, सल्यूट करते हैं ऑफिसर, दीदी तो इतनी बड़ी कार में घूमती हैं, तो ये उसे अंदर से प्रेरित कर रहा है, उसे अंदर से ऊर्जा दे रहा है। तो वो क्या करती है? पढ़ाई और प्रयास लगाकर। ठीक है, तो ये हुआ एक पॉजिटिव आईएएस बनने का एग्जाम्पल। समझ गई कि 4 स्थितियां होंगी जो व्यक्ति को क्या कराती हैं? उसके व्यवहार को उसकी क्रिया में बदल देती है। यही क्रिया कहलाती है सामाजिक क्रिया। किसके हिसाब से? टॉलकट पार्सन के हिसाब से। आपका जो पहला था ये सामाजिक क्रिया का, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो, यही 4 चीज इसमें कही गई। सुन लीजिए एक बार, इसमें लिखना नहीं है, बस सुन लीजिए। अब लिखना तो था, ये 4 पॉइंट लिखवाने थे। टालकर पार्सन ने सामाजिक क्रिया के 4 तत्वों की गणना की कि भाई पहला तो इसमें एक एक्टर होगा। एक्टर कौन है? हमारा गोभी चोर। दूसरा, वो एक लक्ष्य निर्धारित करेगा भविष्य के लिए। भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित क्या किया? कि भाई बल्लू भाई जैसा बनना है बड़ा होकर। तीसरा, वो अपने पास से ना एक शर्तों का एक सेट बना लेता है, मतलब फ्यूचर में सोच लेता है कि भाई फ्यूचर में ना बल्लू भाई से बड़ा गैंगस्टर बनूंगा, मेरे पास 2 कार होंगी, मैं इस गांव पर राज करूंगा, मेरे पास 4 राइफल होंगी। तो ये इसने
क्या बना लिया, अपनी एक शर्तों का एक सेट बना लिया, अपने मन में सोच लिया ऐसा ऐसे होगा, जिसपे उसका कोई नियंत्रण नहीं है, उसे पता नहीं है फ्यूचर में क्या पता उसे पुलिस मार दे, लेकिन उसने अपने मन में सोच लिया कि हाँ ऐसे ऐसे। एक फिर वो क्या करेगा, साधन जुटाएगा कि भाई वो कहीं से एक चक्कू लेकर आएगा, एक रुमाल लेकर आएगा, एक ब्लेड लेकर आएगा, ये उसके साधन है। तो उसके साधनों पर तो उसका कंट्रोल होगा, लेकिन जो उसकी शर्तें हैं उस पर उसका कंट्रोल नहीं होगा। एक एक्टर होगा, एक लक्ष्य होगा, एक शर्तें होंगी जिस पर उसका कंट्रोल नहीं होगा, और एक क्या होगा, लास्ट में उसका साधन होगा जिस पर उसका कंट्रोल होगा। ये चार चीज के, ये चार तत्व हैं सामाजिक क्रिया के, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अब इन्होंने कहा है, ये नोट करिए एक बार, क्रियाशीलता अभिविन्यास को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है। क्रियाशीलता अभिविन्यास को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है। क्रियाशीलता अभिविन्यास, इसी में मतलब इसी की सब हेडिंग एक तरीके से है, क्रियाशीलता अभिविन्यास को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है। क्रियाशीलता अभिविन्यास को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्रेरक अभिविन्यास, फर्स्ट लिखिएगा प्रेरक अभिविन्यास, अभिविन्यास को ब्रैकेट में लिख लीजिए ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, ORIENTATION, ORIENTATION, ओरिएंटेशन, ORIENTATION, ओरिएंटेशन, ठीक है। प्रेरक अभिविन्यास, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा मूल्य अभिविन्यास, मूल्य अभिविन्यास। अच्छा, ये मैंने आपको समझा दिया पर लिखवा दिया, पूछा जा सकता है। इसमें क्या कहा गया है कि जो क्रियाशीलता होती है, जो गोभी चोर क्रिया करेगा ना, व्यवहार था उसका अग्रेसिव नेचर का, लेकिन अब वो बन गई क्या, उसकी क्रिया बन गई एक्शन, कि भाई एक्शन में क्या कि वो तो एक तरीके से चोर ही बन गया, ये उसका एक्शन हो गया। तो ये कह रहे हैं टालकट पार्सन की जो क्रियाशीलता, जो क्रिया हो रही है ना, ये इसके ना दो घटक हैं। एक घटक या तो वो मोटिवेट होगा और दूसरा क्या होगी, उसकी वैल्यूज ओरिएंटेशन होगा। मतलब IAS अगर लड़की बन रही है तो मोटिवेट हो रही है, प्रेरणा मिल रही है उसे उसकी बहन से, गोभी चोर को प्रेरणा मिल रही है बल्लू भाई से। तो ये क्या हुआ, प्रेरक ओरिएंटेशन, क्रिया करने के लिए एक प्रेरणा मिल रही है उन्हें, किससे, बल्लू भाई से और अपनी बहन से। दूसरा वैल्यू ओरिएंटेशन, की भाई उस लड़की को उसके परिवार ने सिखाई अच्छी वैल्यूज कि तुम्हें पढ़ लिख कर IAS बनना है, तो वो उसके अंदर इनबिल्ट गुण है, उसकी खुद की वैल्यूज, उसे पता है कि उसे कोई गलत कार्य नहीं करना, उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्लास को बंक नहीं करना, तभी जाकर वो IAS बनेगी। वहीं यहीं पर जो गोभी चोर है उसे की वैल्यूज क्या है, उसको किसी ने समझाया नहीं, उसके चाचा चाची ने तो अप्रिशिएट ही किया था, तो उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं, तो उसके जो मूल्य हैं वे नेगेटिव हैं। तो उसे इन दोनों को, गोभी चोर को और IAS लड़की को, दोनों को क्रिया करने के लिए, एक्शन करने के लिए दो चीज प्रेरित कर रही है, एक तो प्रेरणा और दूसरा वैल्यूज, ये समझाया गया है, ठीक है। जो क्या होता है, प्रेरणा जो होती है बाहरी दिखावे से, हम देखते हैं किसी चीज को देखकर प्रभावित हो रहे हैं, जबकि वैल्यूज जो होती है वो हमारे अंदर इनबिल्ड होती है। वैल्यूज आंतरिक होती हैं, प्रेरणा होती है बाह्य होती है। तो ये आपका पहला सिद्धांत था, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, ये कंप्लीट हुआ। ओके, कल हम पढ़ेंगे सामाजिक व्यवस्था। 4 सिद्धांत बचे हैं, इसकी बुक्स हमने लिख ली, कल हम इसके चारों सिद्धांत कंप्लीट कर लेंगे, हमारे टारगेट पर्सन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच क्लास को इतनी शिद्दत से देखने के लिए और अपना इतना प्रीसियस समय हमें देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।